Hello friends, in this video we will discuss एक्सेप्शन ऑफ बी एंड सी टेस्ट। ठीक है, तो जो सी टेस्ट है उसकी जो एक्सेप्शन है वो हमें शेड्यूल फर्स्ट में दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो शेड्यूल फर्स्ट है उसको समझते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में हमें टोटल 4 एक्टिविटीज़ दी हुई है। ठीक है, तो ये 4 एक्टिविटीज़ हैं, यदि इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुई है और भले ही विदाउट कंसिडरेशन है तब भी हम उनको सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, यानी इनको हम डिम्ड सप्लाई कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, इनकी शॉर्टकट है आरबीआई की एजेंसी। आरबीआई की एजेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर है इसका मतलब होता है रिलेटेड पर्सन, यानी जो भी सप्लाई हुई है बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। ठीक है, और बी मतलब बिजनेस असेट्स, यानी परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल हुआ है बिजनेस असेट्स का। आई मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और एजेंसी मतलब जो भी प्रिंसिपल एजेंट्स के बीच में जो भी ट्रांसफर हुआ गुड्स का। ठीक है, तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं ये भले ही इनमें कंसिडरेशन नहीं हो, लेकिन इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुई है तब भी हम उनको सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्टिविटीज़ है वो है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुई है। तो रिलेटेड पर्सन, तो यहाँ पर हमें 2 वर्ड देखने को मिलते हैं, एक तो रिलेटेड पर्सन और एक डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो हम उन दोनों का मतलब समझते हैं। तो रिलेटेड पर्सन का मतलब है पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका क्या मतलब होता है पहले हम वो समझते हैं। तो पर्सन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म्स, एलएलपी, ईओपी, बीओवाई, एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश अंडर एनी सेंट्रल या स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट। ठीक है, या गवर्नमेंट कंपनीज है। ठीक है, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाई और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी जो फॉरेन कंपनीज हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, सोसाइटी है जो अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में है, या ट्रस्ट, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग अबाउट। ठीक है, तो यानी पर्सन है उसमें सभी कवर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जीएसटी है उसमें पर्सन में एवरी टाइप है वो सब कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम रिलेटेड पर्सन, ठीक है, तो एक डायरेक्टर या ऑफिसर है वो रिलेटेड पर्सन होता है। ठीक है, जो भी मतलब कि पर्सन मतलब कि जैसे कंपनी है, कंपनी का जो भी ऑफिसर डायरेक्टर उसका रिलेटेड पर्सन होगा। और ऐसे ही पार्टनर, यानी पर्सन मतलब पार्टनर, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म से उसका पार्टनर क्या होगा, उसका रिलेटेड पर्सन होगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन होंगे। कोई पर्सन है किसी बिजनेस में 25% से ज़्यादा वोटिंग शेयर होल्ड करता है तो वो उसका रिलेटेड पर्सन होगा। या फिर मतलब कि कोई पर्सन है किसी दूसरे पर्सन पर कंट्रोल करता है तो वो उसका रिलेटेड पर्सन होगा, दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन होंगे। या फिर थर्ड पर्सन है वो कंट्रोल करता है बोथ ऑफ देम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, तो थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है बोथ ऑफ देम। तो जो सी है वो ए पर भी कंट्रोल करता है और बी पर भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो सी ए पर कंट्रोल करता है वो तो मतलब कि पर्सन है, जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि रिलेटेड पर्सन है इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन जो ए और बी है वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन है, किसकी वजह से, इस जो मतलब कि पेरा की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल करते थर्ड पर्सन को, जैसे कि मतलब ए और बी है वो क्या है कि दोनों मिलके सी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सी को कंट्रोल करते हैं तब ये ए सी वैसे कंट्रोल मतलब कि ए है सी पर कंट्रोल करता है तो वैसे मतलब कि रिलेटेड पर्सन हो गए, बी सी को कंट्रोल करता है तो वैसे रिलेटेड पर्सन हो गए, लेकिन ये ए और सी है वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन होंगे। ठीक है, इस लाइन की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट है सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। तो यहाँ पर जो फैमिली है उसका मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन मतलब कि जो मैरिज अनमेरिज है या मतलब कि जिनकी मैरिज नहीं हुई है सब कवर है। ठीक है, तो स्पाउस है, चिल्ड्रन है, और जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर तभी होंगे जब वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये फैमिली मेंबर है वो भी रिलेटेड पर्सन होंगे आपस में। ठीक है, या फिर मतलब कि जो भी सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसिस्नर है किसी पर्सन का तो वो भी उसका रिलेटेड पर्सन होगा। ठीक है, तो ये हमने रिलेटेड पर्सन है उसकी डेफिनेशन है वो समझिए। अब हम नेक्स्ट डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है वो समझते हैं।
तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी या फिर डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो जैसे कि कोई जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, तो एक कंपनी की दो ब्रांचेज है, ठीक है, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट मतलब हम समझते हैं ब्रांचेस, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट है उसका नॉर्मल मीनिंग समझते हैं ब्रांचेस, ठीक है, और पर्सन है इसका हम उठा लेते हैं यहाँ से कंपनी को, ठीक है, क्योंकि कंपनी पर्सन होती है, ठीक है, तो एक कंपनी है उसकी दो ब्रांचेज है, ये दोनों ब्रांचेज जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये दोनों ब्रांचेज जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब ये दोनों ब्रांचेज हैं वो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है, तो ये दोनों ब्रांचेज भले ही सेम स्टेट में हो या फिर अलग अलग स्टेट में हो, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों ब्रांचेज डिस्टिंक्ट पर्सन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, जैसे कि मतलब कि जैसे कि मतलब एक ब्रांच है वो रजिस्टर्ड है एक स्टेट में, और दूसरी ब्रांच है वो अनरजिस्टर्ड है किसी, इसमें लिखा हुआ है कि वह जहाँ पर एक पर्सन हैविंग वन registered establishment in state or union territory has another establishment in different state or union territory not necessarily registered, तो इनको हम एस्टेब्लिशमेंट और डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। जैसे कि एक ब्रांच है वो रजिस्टर्ड है और दूसरी ब्रांच है वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन ये अलग स्टेट में है, तब हम उनको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कह के चलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल समझते हैं कि एक ब्रांच है रजिस्टर्ड है दिल्ली में, और जैसे एचओ है वो रजिस्टर्ड दिल्ली में, और एक ब्रांच है जो वेस्ट बंगाल में है, तो मतलब कि डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, ठीक है। और एक है रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में और दूसरी अनरजिस्टर्ड है उत्तराखंड में, तो उसको हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कह के चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको अगर सिंपल मीनिंग में समझें तब हम बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि अगर विद इन द स्टेट अगर दो ब्रांचेज हैं, विद इन द स्टेट अगर दो ब्रांचेज हैं और दोनों रजिस्टर्ड है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी, ठीक है। और अगर मतलब कि ये अलग अलग स्टेट में हो ब्रांचेज और ये दोनों रजिस्टर्ड हो तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी। और नेक्स्ट अगर मतलब कि एक ही स्टेट में दो ब्रांचेज हैं, एक रजिस्टर्ड है दूसरी अनरजिस्टर्ड है, क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी, नहीं। लेकिन अगर एक स्टेट में रजिस्टर्ड है दूसरे स्टेट में अनरजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी, यस। लेकिन दोनों स्टेट में अनरजिस्टर्ड है तब वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी, नहीं, ठीक है। तो ये हमने समझा कि डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन। अब हम आगे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है उसका जो रिलेशन है वो जीएसटी रीजन में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर है वो आपस में रिलेटेड पर्सन होते हैं, तो उनका जीएसटी में अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो समझते हैं। तो जहाँ पर जैसे हम समझ जैसे कि एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है उनके बीच में जो भी सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो सप्लाई नहीं होती, ठीक है। शेड्यूल जो थर्ड है उसमें हम पढ़ेंगे कि शेड्यूल थर्ड है उसमें इनको सप्लाई से बाहर रखा गया है कि मतलब कि इनको हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल फर्स्ट में तो ड्रीम सप्लाई मानते हैं, वैसे ही जो शेड्यूल थर्ड है उसमें हम नोट सप्लाई मानते हैं, नहीं सप्लाई होती नहीं है। तो जैसे कि एक एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, एक एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी उसके लिए मतलब कि उसको वेजेस मतलब सैलरी वगैरह जो मिलती है उसके बदले में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तब क्या एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर पर जो अपनी सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी लगाएगा, मतलब कि इस पर जीएसटी चार्ज नहीं हो क्योंकि इसको शेड्यूल थर्ड में उसको सप्लाई ही ट्रीट नहीं करते हम। नेक्स्ट है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, ठीक है, तो मतलब कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो गिफ्ट देता है अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये तक है तब तो हम उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से अभव है तब हम उसको डिम टू बी सप्लाई मान के चलेंगे, ठीक है, और उस पर जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन याद रखना कि गिफ्ट है एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, यानी पर एम्प्लॉय जो वैल्यू है यानी जीएसटी तभी चार्ज होगा यदि पर एम्प्लॉई गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से अबव हो, तभी हम उसको सप्लाई ट्रीट करके मानेंगे और उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अगर जो भी परक्यूसिट्स वगैरह है जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, जैसे कि मतलब ये जो क्लब है हेल्थ फिटनेस सेंटर उनकी जैसे मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, तो इन पर जीएसटी चार्ज होगा नहीं होगा। यदि इन पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा यदि ये सभी एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जा रही, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं है, सभी एम्प्लॉय के लिए है, तब ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी, ठीक है, और इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन थी कि जो भी सप्लाई हुई है बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है वो भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो फिर भी हम उसको क्या डिम्ड सप्लाई मान के चलेंगे और जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो टेस्ट है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है बी। बी मतलब परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, ठीक है। तो इनको हम इस जो परमानेंट ट्रांसफर करते हैं, डिस्पोजल करते हैं बिजनेस एसेट्स का, उसको हम सप्लाई तभी मान के चलेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यानी जो एक बिजनेस एसेट्स है उसका ट्रांसफर होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए। बिजनेस एसेट्स यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसको कंपनी ने क्या किया कि परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल कर दिया, मतलब राइट ऑफ कर रही है उसको, ठीक है। और ये परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन पर आईटीसी है वो अवेल की हुई होनी चाहिए, तब हम उसको सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक कंपनी है, उसके पास प्लांट एंड मशीनरी है। अब वो क्या हुई कि मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी है वो कंपनी की बहुत ही मतलब कि पुरानी हो गई, तो कंपनी ने क्या किया उसको डिस्कार्ड, मतलब कंपनी ने राइट ऑफ कंपनी ने बुक से इसको राइट ऑफ कर दिया। तो कंपनी ने जो बिजनेस एसेट्स है उसका परमानेंट मतलब डिस्पोजल होना चाहिए, यहाँ पर उसका मतलब परमानेंट डिस्पोजल होना चाहिए, और कंपनी ने इस पर आईटीसी अवेल कर रखी हो पहले से, यानी कंपनी ने प्लांट मशीनरी पर आईटीसी बुक कर रखी हो, तब हम उसको सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। भले ही मतलब कि जैसे कंपनी ने मतलब राइट आउट किया, तो भले ही कंपनी को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिला इसके ऊपर, फिर भी कंपनी है उसको, कंपनी को मतलब कि इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको डिम्ड सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है, नेक्स्ट एक्सेप्शन है अपने पास आई। आई मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है उसका हम पूरी जीएसटी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस का क्या ट्रीटमेंट होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस यदि विद कंसिडरेशन हो तब उसको ऑलवेज सप्लाई ट्रीट करेंगे, भले ही ये मतलब कि इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या मत हो, इसको हम ऑलवेज सप्लाई ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन हो, यानी हम जो सी टेस्ट है उसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन हो, तब हम सप्लाई केवल तभी ट्रीट करके चलेंगे यदि ये रिलेटेड पर्सन या उसका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी जो भी इंपोर्ट मत कर रहे हैं मतलब आउटसाइड इंडिया से कर रहे हैं, तो मतलब यह हो तो उसका आउटसाइड इंडिया कोई रिलेटेड पर्सन हो, और रिलेटेड पर्सन है उसकी डेफिनेशन हमने समझी थी, या उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट हो जो भी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर उससे उन्होंने ली है, लेकिन ये इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उसको सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। अगर एक सिंपल सा मीनिंग है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसिडरेशन है, तो विद कंसिडरेशन है तो इसमें दो चीज होती है, या तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तब तो एबीसी टेस्ट पास हो रहा है वैसे ही, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वैसे सप्लाई है। लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है यहाँ पर, तब हम उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। तब इसके लिए हमने देखा था कि बी टेस्ट की एक्सेप्शन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तब वहाँ फॉल कर जाएगी। और यदि वो विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, तो विदाउट कंसिडरेशन है तो वैसी सी टेस्ट की एक्सेप्शन है। तो सी टेस्ट के एक्सेप्शन होने के लिए उसको दो टेस्ट फुलफिल करने होते हैं, कि वो पहले तो जो मतलब कि बी टेस्ट है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है कि वो मतलब कि उसके रिलेटेड पर्सन या उसके एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, यानी उसका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उससे होनी चाहिए, तभी हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस को विदाउट कंसिडरेशन हुई है उसको हम सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है एजेंसी, यानी जो भी प्रिंसिपल एंड एजेंट्स के बीच में जो भी सप्लाई हुई है उसको हम डिम्ड सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। यानी यहाँ पर ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी गुड्स कवर किया गया, अगर प्रिंसिपल एजेंट्स के बीच में जो भी सर्विस है अगर उसकी ट्रांजेक्शन हुई है उसको डिम्ड सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। ओनली सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है उसको ही हम प्रिंसिपल एजेंट्स उनके बीच में जो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, या तो प्रिंसिपल द्वारा एजेंट्स को हुआ है या एजेंट द्वारा प्रिंसिपल को हुआ है, ठीक है, तो हम उसको सप्लाई ट्रीट कर चलेंगे। लेकिन याद रखना कि जो हम तभी करेंगे यदि जो एजेंट है वो फर्दर इनवॉइस इशू करता है। जब जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब कि एक प्रिंसिपल है उसने अपने एजेंट्स है उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए गुड्स है वो सप्लाई किया, ठीक है। जैसे कि एक प्रिंसिपल एजेंट्स को अपना माल क्या बोलते हैं उसको बेचता है उसको कि आगे ठीक है फर्दर सेल कर देना। तो यहाँ पर मतलब कि जो प्रिंसिपल एजेंट्स को जब माल बेचता है तब वहाँ पर क्या है कि मतलब कि कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है उसको एजेंट को, क्योंकि आगे जब फाइनल सेल होगी कस्टमर को तभी वो मतलब कि सेल ट्रीट की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल एजेंट्स है उसको हम डिम्ड सप्लाई मान के चलेंगे, और डिम्ड सप्लाई मानेंगे तो वहाँ पर प्रिंसिपल उसको एजेंट पर जीएसटी चार्ज करना होगा, ठीक है। लेकिन कब, जब मतलब कि एजेंट है जब आगे जब मतलब कि जो कस्टमर है उसको जो इनवॉइस इश्यू करेगा वो अपने नाम से करता है, ठीक है, मतलब कि इन हिज नेम अपने नाम से भी इनवॉइस करता है तभी ये प्रोविजन अप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो
टेस्ट है, बी एंड सी टेस्ट दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है, कि सी टेस्ट भी कंप्लीट हो गई जो इंपोर्ट सर्विस हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, तो बी एंड सी टेस्ट कंप्लीट हुए।